नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने YouTube चैनल पर रेलवे, ग्रुप डी, टेक्नीशियन आदि के विज्ञान के क्वेश्चन क्या करवाते हैं, हल करवाते हैं। उसी में हम एक प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं और पहले ही प्रैक्टिस सेट के बचे हुए क्वेश्चनों को आज हल करवाएंगे। तो उसमें हमारे पास देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है कि संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा होता है। संयुक्त पर्ण का मतलब होता है कुछ पौधे की पत्तियां पौधे के आधार पर और पत्ते अपने आधार पर बटी हुई रहती हैं अलग अलग। उसमें कुछ पत्ती संयुक्त होती हैं, कुछ पत्ती सरल होती हैं। तो सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए सरल पत्ती के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, किसके मेरे भाई सरल पत्ती के उदाहरण, इसके सरल पत्ती के जो उदाहरण होते हैं, या सरल पर्ण के भी, पत्ती की जगह मैं पर्ण लिख सकता हूं। इसके मेरे भाई सरल पर्ण के उदाहरण कौन से होते हैं। पर्ण का मतलब पत्ती से ही होता, कौन से होते हैं, आम होता है, बरगद होता है, पीपल होता है मेरे भाई। कौन सा, यदि मैं कहूं आम हो गया, बरगद हो गया, कौन सा, बरगद हो गया, पीपल हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, केला हो गया मेरे भाई, अमरूद हो गया, इसी में पीपल इसी में आता और नाशपाती भी इसी में ही आता मेरे भाई। नाशपाती और पीपल का पेड़ भी मेरे भाई सरल पत्ती का ही उदाहरण है। किसका मेरे भाई, सरल पत्ती का ही उदाहरण है। यदि आपसे पूछे कि बताइए संयुक्त पत्ती के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो संयुक्त पत्ती के उदाहरण आपको याद रखने हैं। नीम का जो पेड़ आता है वह संयुक्त उसमें आता है। नीम का जो पेड़ होता है, नीम की जो पत्ती होती है संयुक्त उसमें आती है। बेल जो होती है ये भी इसी में ही आती है मेरे भाई। और जो बबूल होती है, बबूल का पेड़ भी किसी में आता है, वो भी संयुक्त पत्ती के अंतर्गत आता। आंवले का जो पेड़ होता है या गुलाब का जो पेड़ होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। किसका मेरे भाई, गुलाब का पेड़, गुलाब का पेड़ भी इसी के अंतर्गत आता। मटर का, तुलसी का, आंवले का, मटर का, तुलसी का और आंवला का, और आंवला का। और हमारे पास एक पेड़ है जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, उसको बोलते हैं हम नारियल का पेड़। तो इस सवाल में कह रहा है कि संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा है, तो जरा ध्यान करो, संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा होएगा मेरे भाई, नारियल का। कौन सा पौधा होएगा, नारियल का। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में ये कह रहा कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहता है, या शरीर में किस रूप में संचित रहता है। किसमें मेरे भाई, शरीर में किस रूप में संचित रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी का भंडारण करता है। याद रखना, शरीर में पहला तो आपको ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शरीर में एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। किसको, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी को स्टोर जो करता है वो ग्लाइकोजन के रूप में करता है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, और जब शरीर को जरूरत होती है उसी ग्लूकोज को दोबारा ग्लूकोज में एनर्जी में ट्रांसफर कर देता। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें मेरे भाई, तो मैं इसे लिख सकता हूँ किसको, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है। किस, क्या करके रखता है भाई, स्टोर करके रखता है। और याद आपको यह रखना है, जब शरीर को जरूरत पड़ती है किसकी, एनर्जी की, तो उसे जमा कर देता है किसके रूप में, ग्लूकोज, या जरूरत पड़ने पर ग्लूकोज के रूप में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता। और यही ग्लूकोज शरीर में क्या काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। याद यह रखना है कि यदि बूझे कि बताइए ग्लूकोज को शरीर किस में स्टोर करके रखता है, तो लीवर और कुछ मांसपेशियों के अंतर्गत स्टोर करता है। इसमें मेरे भाई लीवर, मुख्य रूप से लीवर में। और जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं, क्या मेरे भाई, शरीर की मांसपेशियां जो होती हैं, शरीर की मांसपेशियां, शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उसी में स्टोर करने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है यही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। जब शरीर को यही ग्लाइकोजन को क्या काम कर देता है मेरे भाई, ग्लूकोज में बदल देता है। जब जब शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, किसको मेरे भाई, जब शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़े या जरूरत बने, जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तब क्या काम करेगा, ग्लाइकोजन को किस में बदल देंगे, शरीर ग्लाइकोजन के रूप में बदल देंगे। आगे देखो मेरे भाई, इसी में अगला सवाल हमारे पास है कि बताइए प्रतिजैविक, जिसको आप एंटीबायोटिक के नाम से भी जानते हैं,
ज्यादातर आपको डॉक्टर इसको एंटीबायोटिक के नाम से बताएंगे कि आपको दवाई दी जा रही है कौन सी एंटीबायोटिक। बताइए, ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक क्या काम करती है। पहला ऑप्शन है इसमें देखो, जीवाणुओं के विकास को बाधित करने का कोई एक संश्लेषित यौगिक है, किसी जीवी द्वारा निर्मित या कोई रासायनिक संयोग या अन्य जीवों के विकास को बाधित करता है, किसी जीवित जीव द्वारा संश्लेषित कोई यौगिक है जो रोगाणुओं के विकास को बाधित करता है, अन्य जीवों के विकास को बाधित करने वाला एक संश्लेषित है। अन्य जीवों का मतलब नहीं है, जीव हमारे पास लाभदायक भी हो सकते हैं, नुकसानदायक भी हो सकते हैं। हम यह चाहते हैं कि वह जीव हमारे शरीर से मरे जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। एक तीसरे ऑप्शन में कह रहा है किसी जीवित द्वारा संश्लेषित है, तो संश्लेषित ही लेकिन रोगाणुओं के विकास को बाधित करता है, रोगाणुओं के विकास को बाधित करता है। अब रोगाणुओं के विकास को बाधित नहीं करता, हम उसे करवाते हैं खत्म करने के लिए वो करते हैं। ये कह रहा है कि जो मतलब बाधित नहीं करने, बाधित का मतलब नहीं है हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में रोगाणु बने ही नहीं, बाधित करने का मतलब नहीं है। अच्छा, ये दूसरे ऑप्शन में कह रहा है किसी जीव के द्वारा निर्मित कोई रासायनिक यौगिक के विकास को बाधित करता। पहली बात, रासायनिक यौगिक तो रासायनिक यौगिक नहीं है, संश्लेषित यौगिक है। पहला ऑप्शन इसका क्या होगा मेरे भाई, सही होगा, क्योंकि जीवाणुओं के विकास को बाधित करने वाला एक संश्लेषित यौगिक है। कैसा यौगिक है, संश्लेषित यौगिक है। अच्छा, हमारे पास कुछ बायोटिक दी हुई हैं जिन पर एंटीबायोटिक को आप पढ़ते हो या आपके घरों में यूज करी जाती हैं। एक आपने सुना होगा जिसका नाम होता है पेनिसिलिन, जो दर्द निवारक होती है। कौन सी होती है, पेनिसिलिन। एक पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक होती है वो ज्यादातर घरों में यूज करी जाती है, किसके लिए, दर्द के लिए। पेनिसिलिन का यूज करा जाता है किसमें मेरे भाई, जिसको पेन किलर के नाम से भी जाना जाता, पेन किलर के नाम से भी जाना जाता। और याद रखना है आपको, सबसे पहले दुनिया में बनने वाली जो एंटीबायोटिक थी वो सबसे पहली पेनिसिलिन थी, सबसे पहले बनने वाली एंटीबायोटिक थी, सबसे पहले बनने वाली एंटीबायोटिक की कौन सी है मेरे भाई, पेनिसिलिन है। एक हमारे पास पेनिसिलिन होती है जिसको बोला जाता है स्टेरोपेरिसियम, जो टीबी के लिए काम आती है। किसके लिए काम आती है, टीबी के लिए काम आती है। किसको काम आती है मेरे भाई, टीबी के लिए काम आती है। किसके लिए काम आती है, टीबी के लिए काम आती है। एक होती है टेट्रासाइक्लोन, एक हमारे पास होती है टेट्रासाइक्लोन, जो किसके काम आती है, निमोनिया के काम आती है। किसके काम आती है मेरे भाई, निमोनिया के काम आती है। आगे देखो इसी में अगला कह रहा है वसा, जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर का कौन सा अंग काम करता। तो किडनी काम करती है, लार ग्रंथि काम करती है, त्वचा काम करती है, प्लीहा काम करती है। ये कह रहा है जो वेस्टेज मेटल होता, कौन सा मेरे भाई, वेस्टेज, अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसका उत्सर्जन किस अंग द्वारा करा जाता। देखो, करा तो त्वचा द्वारा भी करा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा किडनी के द्वारा करा जाता है। किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। तो हमारे पास इसका सही उत्तर कौन सा होगा मेरे भाई, किडनी। कौन सा सही होगा, किडनी। आगे देखो, एक जीरोफ्लेथीमिया एक हीन जनियात रोगिक है, यह किसकी कमी के कारण होता। तो ये मेरे भाई विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता। हमारे पास कुछ विटामिन है, मैं कुछ विटामिनों को यदि आपको चर्चा करूं कि हमारे पास कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनके नाम आप जानना जरूरी है, तो मैं विटामिन ए जैसे लिखा हुआ है तो मैं कुछ विटामिनों के नाम लिख रहा हूँ खाली। जैसा हमारे पास एक होता है विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं मेरे भाई रेटिनॉल, उसको बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन बी1, अब हमारे पास विटामिन बी1 के बहुत सारे नाम होते हैं। यदि मैं लिखूं कि हमारे पास विटामिन बी1 होता, विटामिन बी1 को क्या बोला जाता है, थायमीन। विटामिन बी1 को किस नाम से जाना जाता है, रासायनिक नाम में थायमीन के नाम से। एक हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं हम विटामिन बी2, विटामिन बी2 उसको बोला जाता है किसको, राइबोफ्लोबिन, उसको बोला जाता है मेरे भाई राइबोफ्लोबिन, राइबोफ्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, विटामिन बी2। इसी प्रकार होता है विटामिन बी3 जिसको नाम जाना जाता है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। एक हमारे पास होता है मेरे भाई कौन सा, विटामिन बी3 जिसको किस नाम से जाना जाता है, नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से मेरे भाई, नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, विटामिन बी3। ऐसी हमारे पास और भी होता है, विटामिन बी4 की चर्चा नहीं होती, विटामिन बी5 ज्यादातर आता है। कौन सा मेरे भाई, विटामिन बी5। विटामिन बी5 को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन बी5 को किस नाम का,
पैटोथेनिक नाम से जाना जाता है, पैटोथेनिक के नाम से, याद रखना आपको, किसके नाम से, पैटोथेनिक के नाम से इसको जाना जाता है, किसके नाम से, पैटोथेनिक के नाम से जाना जाता है। विटामिन एक हमारे पास होता है विटामिन B6, विटामिन जिसको बोलते हैं मेरे भाई B6, विटामिन B6 को जाना जाता है पायरोडीऑक्सिन के नाम से, किसके नाम से, पायरोडीऑक्सिन, पायरो, याद रखना है, पायरो डीऑक्सिन या डॉक्सिन के नाम से, किसके नाम से, डोऑक्सिन के नाम से, पायरोडीऑक्सिन के नाम से। विटामिन B7 को जाना जाता है बायोटीन के नाम से, विटामिन B7 को जाना जाता है बायोटीन के नाम से, किससे मेरे भाई, बायोटीन, किसके नाम से जाना जाता है, बायोटीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 होता, विटामिन B9 की बात करें, यदि मैं कहता हूं कि विटामिन B9 भी होता, विटामिन B9 को जाना जाता है फॉलिक एसिड, आपने यह नाम बहुत सुना होगा, इसको जाना जाता है किसके नाम से मेरे भाई, फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, किसको, विटामिन B9 को, किसको, विटामिन B9 को किससे जाना जाता है, फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और आपने सबसे लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा होगा विटामिन B12, कौन सा, B12, इसको बोला जाता है साइनोकोबालामीन, इसको किस नाम से जाना जाता है, साइनोकोबालामीन, इसको किस नाम से जाना जाता है, साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है। एक हमारे पास होता है विटामिन सी, विटामिन सी को जाना जाता है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, किसके नाम से मेरे भाई, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से। विटामिन B6 को जाना जाता है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, किसके नाम से, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से किसको जाना जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ऐसी हमारे पास एक विटामिन होता है जिसको जानते हैं आप विटामिन डी के नाम से, कैल्सीफेरोल किसका नाम है, कौन सा मेरे भाई, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का नाम है, विटामिन डी का। ऐसी हमारे पास एक विटामिन होता है जिसको बोलते हैं विटामिन ई, इसको जाना जाता है टोकोफेरोल या टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं टोकोफेरोल, क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल। ऐसी हमारे पास और भी विटामिन होता है कोई सा, एक विटामिन है जिसको बोलते हैं विटामिन के, फिलोक्विनेन के नाम से जाना जाता है, जिसको मेरे भाई विटामिन, जिसको कहते हैं विटामिन के। और विटामिन के को जानते हैं फिलोक्विनोन के नाम से, फिलोक्विनोन के नाम से, किसके नाम से, फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, फिलोक्विनोन। तो ये हमारे पास कुछ विटामिन है और उन विटामिनों के नाम मैंने आपको लिखवाए हैं, तो मेरे भाई आपको ये याद करने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास का जीरोफिलेथीमिया किस जीन, हाँ ये एक जेनेटिक रोग है, किस विटामिन की कमी के कारण से होता, विटामिन ए की कमी के कारण से होता। आगे देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दुहेनी की आंखों के रूप में, दुहेनी को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाले कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो दुहेनी को किसके रूप में प्रयोग करते हैं, आंख के रूप में। तो आप जानते होंगे कि दुहेनी को कौन प्रयोग करता है आंखों के रूप में, चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ के अल्ट्रावायलेट किरण छोड़ती है और अल्ट्रावायलेट किरण के सामने दोबारा रिफ्लेक्शन करते हैं, जब उसकी आंख पर आती है तो सेंस करके पता लगा लेती है कि सामने कोई है। अच्छा मैं यदि कहूँ कि हमारे पास अल्ट्रावायलेट किरण है, अल्ट्रावायलेट किरण जो हम सुनते हैं, एक सुनने वाली होती है, एक देखने के लिए होती है, तो मनुष्य जो सुन सकता है वो कहाँ तक सुन सकता है। यदि मैं कहूं कि हमारे पास अल्ट्रावायलेट की मनुष्य की जो सुनने की प्रोबेबिलिटी होती है कहां से कहां तक होती है, वो होती है मेरे भाई 20 हर्ट्ज से लेकर कहां तक, 20 किलो हर्ट्ज तक। कहां तक होती है मेरे भाई, 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, कहां तक, 20 किलो हर्ट्ज तक होती है किसकी, मनुष्य की सुनने की क्षमता। लेकिन यदि आप जानते हो कि हमारे घरों में जो कुत्ता बिल्ली होते हैं उनकी सुनने की क्षमता ज्यादा होती है, यदि आप कुत्ते की अनुमान लगाओगे तो याद रखना है कुत्ते की जो होती है सुनने की 50 किलो हर्ट्ज से लेकर लगभग 65 किलो हर्ट्ज तक की रेंज होती है उसकी। कहाँ तक, 50 किलो हर्ट्ज से लेकर, कहाँ तक, 50 किलो हर्ट्ज से लेकर लगभग 65 किलो हर्ट्ज के बीच की रेंज होती है कुत्ते की। इसकी आपको याद यह रखना है कि इसकी लो सेंसिटिविटी या लो रेंज वाली आवाज कुत्ते को सुनाई नहीं देती, लेकिन बिल्ली बहुत तेज होती है इस मामले में। मेरे भाई यदि आप बिल्ली का अनुमान लगाओगे तो बिल्ली लो फ्रीक्वेंसी की आवाज को भी सुन लेती है। क्या मेरे भाई, बिल्ली लो फ्रीक्वेंसी की भी आवाज को सुन लेती है। कहां से कहां तक सुन लेती है मेरे भाई, बिल्ली जितनी भी आप
जितनी मनुष्य सुन पाता उतनी ही बिल्ली सुन लेती है। जरा ध्यान करो, कुत्ता कम रेंज की आवाज को नहीं सुन पाता, लेकिन बिल्ली सुन लेती है। बिल्ली कहाँ से 50 से लेकर लगभग 65 तक, 50 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक 65 किलो हर्ट्ज तक, कहाँ तक मेरे भाई 65 किलो हर्ट्ज तक बिल्ली की सुनने की कैपेबिलिटी होती है। और लेकिन यदि आप जानवरों में बूझ रहे कि बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जानवर में सबसे ज्यादा सुनने की लो फ्रिक्वेंसी की किसके पास रेंज होती है, तो याद आपको रखना हाथी की सब में कम रेंज होती है। हाथी बहुत कम लो फ्रिक्वेंसी की आवाज को भी सुन सकता है और ज्यादा आवाज नहीं सुन पाता, केवल 12 किलो हर्ट्ज तक की आवाज सुन पाता है। लेकिन हम जो चमगादड़ की बात करते हैं कि यदि चमगादड़ हमारे पास है, क्योंकि चमगादड़ की यूज करा जाता है क्या देखने में, किसको मेरे भाई, इन्हीं अल्ट्रावायलेट किरणों को। तो याद यह रखना है वह 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी की रेंज जनरेट कर सकती है, 100 किलो हर्ट्ज तक की, लगभग 1 मेगा हर्ट्ज तक की। इसको हम बोल सकते हैं 1 मेगा हर्ट्ज, या फिर बोल सकते हैं मेरे भाई 100 किलो हर्ट्ज, या क्या बोल सकते हैं उसको, 100 किलो हर्ट्ज। तो आपको याद रखनी है कुछ चीजें जो क्वेश्चन के साथ बताई जा रही हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि बताइए ऐसा समुद्री जीव, ये तो धरती के जीव हो गए, लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि समुद्री जीव में ऐसा ही कौन काम करता है, चमगादड़ जैसे कि हवा में काम करती है, इसी प्रकार मेरे भाई एक जीव होता है समुद्र का जो ऐसी है अल्ट्रावायलेट किरण का प्रयोग करके समुद्र में देखने का काम करता, उसको बोलते हैं मेरे भाई हम डॉल्फिन। याद रखना है, डॉल्फिन देखती नहीं है, अल्ट्रावायलेट किरण छोड़ती है, उन्हीं से महसूस करती है। और डॉल्फिन की जो रेंज होती है वो लगभग 150 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक मेरे भाई, 150 हर्ट्ज तक लेकर, कहां से कहां तक, 150 हर्ट्ज से लेकर लगभग रेंज लगती है उसकी 150 ही किलो हर्ट्ज तक, कहां तक, 150 किलो हर्ट्ज तक। तो आपको याद रखना है चमगादड़ के ही समकक्ष कौन सा और जानवर होता है, जो होता है डॉल्फिन। लेकिन यदि बूझे कि धरती पर सबसे ज्यादा लो रेंज की सुनने की कैपेबिलिटी हाथी की होती है, समुद्र में किसकी होती है, तो समुद्र में याद रखना आपको, समुद्र में होती है व्हेल की। समुद्र में व्हेल की सुनने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लगभग 1 किलो हर्ट्ज से 120 किलो हर्ट्ज तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को सुन सकती है। 1 किलो हर्ट्ज से लेकर कहां तक मेरे भाई, 120 किलो हर्ट्ज तक, 120 किलो हर्ट्ज तक की रेंज की फ्रीक्वेंसी सुन सकती है कौन, व्हेल। तो इसमें आपको 4 या 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। पहला कि यदि बताइए कि हमारे पास क्या कौन सी ऐसी जानवर हैं या कौन से ऐसे जीव हैं जो ध्वनि का प्रयोग आंखों के रूप में करते हैं, कौन करते हैं मेरे भाई, एक तो चमगादड़ है, यदि धरती पे बूझे तो चमगादड़, यदि पानी में बूझे तो डॉल्फिन, पानी में बूझे तो डॉल्फिन, यदि बूझे कि बताइए धरती पर सबसे लो रेंज किस जानवर की होती है, तो मेरे भाई हाथी की होती है। यदि बूझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम समुद्र में किसकी होती है, तो व्हेल की होती है। किसकी होती है, व्हेल की होती है। इसी में मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है जब आंख में धूल चली जाए तो उसका कौन सा भाग सूज जाता है, या फिर गुलाबी हो जाता है या लाल पड़ जाता है जिसमें सूजन आ जाती है। आंख का वह कौन सा भाग है जब उसमें धूल धपाल या कुछ ऐसी चीजें चली जाएं, तो ऐसा कौन सा भाग है जो हमारा आंख में खराब हो सकता है। तो आप जानते होंगे, एक होता है हमारे भाई रक्तक पटल, एक होता है कार्निया, कार्निया अंदर वाला भाग होता है, ठीक, एक होता है नेत्र श्लेष्मा कंजरवाइटा जिसको बोलते हैं, एक हमारे पास होता है दृढ़ पटल, दृढ़ पटल आंख के अंदर वाला भाग है जो आंख को बनाए रखता। तो मेरे भाई आंख के सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा होता है, कोराइड, जिसको बोलते हैं रक्तक या रक्तक पटल। सबसे जो रक्तक पटल आंख की सेप के ऊपर होता है, जब कभी भी जो आपके लेंस है, लेंस के सही ऊपर और उससे भी ऊपर पाया जाता। तो आंख में कभी भी चोट या लग जाने के बाद, कुछ भी गड़बड़ हो जाने के बाद आंख में धूल धपाल जाने पर कौन सा भाग प्रभावित होता है, रक्तक पटल प्रभावित होगा। अगला देखो, ये करा मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है, क्योंकि 23 दूनी 46 होते हैं। ये 22 लिखा हुआ, 22 दूनी 44, ये 23 दूनी 46 लिखा हुआ। देखो यदि वो कहे कि 46 है, 46 का मतलब है कि 22 पेयर बनता मेरे भाई किसका, कोशिकीय गुणसूत्रों का, किसका मेरे भाई, कोशिकीय गुणसूत्रों का एक पेयर बनता है। किसमें, जानवरों में अलग होता है, मनुष्य में अलग होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं मेरे भाई, 23 जोड़ी होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। याद आपको यह रखना है, जो 22 जोड़ी होते हैं ना, 22 दूनी 44, 22 इधर और 22 इधर, क्योंकि 22 और प्लस 22, ये दोनों 22 और ये वाले दोनों 22, आपको याद यह रखना है 22 और 22। यदि मैं कहूं मेल के लिए, किसके लिए मेरे भाई, मेल के लिए, और मेरे पास ये किसके लिए, फीमेल के लिए। आपको याद रखना है मेल
और फीमेल के लिए 22 और 22 दोनों का नाम क्रोमोसोम सेम होते हैं, या डीएनए की संरचना क्या होती है मेरे भाई, सेम होते हैं। 22 जोड़ी जो दो वो होते हैं क्रोमोसोम, वो मेल और फीमेल के लिए दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है मेरे भाई वो डिफरेंट होता है, क्योंकि आप जानते हो मनुष्य में अलग अलग प्रकार के जोड़े पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक पाया जाता है कॉम्बिनेशन एक्स और वाई, और एक हमारे पास पाया जाता है वाई और वाई। लेडीज में जो पाया जाता है मेरे भाई वो वाई पाई पाया जाता है, और जो मर्द में पाया जाता है या मेंस में पाया जाता है वो एक्स और वाई पाया जाता है। अच्छा, यदि मैं आपको बताऊं कि बताइए मनुष्य में 23 जोड़ी होते हैं, तो आप यदि बताओगे कि कुत्ते या जानवर में कितने जोड़ी पाए जाते हैं, कुछ हमारे घरेलू हैं जैसे कि उसमें 39 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं मेरे भाई, कितने 39 जोड़ी। यदि आपसे पूछे कि बताइए चूहे में कितने पाए जाते हैं, तो चूहे में मेरे भाई 21 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किसमें, चूहे में कितने पाए जाते हैं, 21 जोड़ी पाए जाते हैं। गाय में लगभग कितने पाए जाते हैं, 30 जोड़ी लगभग। यदि आपसे पूछ ले कुछ जानवरों के आपको याद रखने हैं, गाय में 30 जोड़ी है, मैंने वो जानवर लिखे हैं जो पहले बूझे गए हैं। लेकिन यदि बूझे कि बताइए घरेलू उसमें सबसे कम किस्में पाए जाते हैं, किसमें, घरेलू उसमें किसमें सबसे कम क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो मेरे भाई वो याद रखना आपको, मच्छर में सबसे कम क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किसमें मेरे भाई, मच्छर में पाए जाते हैं। कितने पाया जाता है, केवल 3 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 3 जोड़ी। कितने मेरे भाई, 3 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किसमें, मच्छर में पाए जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन। अच्छा, तो मेरे भाई इसी का ऑप्शन कौन सा सही होएगा, 46वां। अगला देखो ये करा है कि पाचन प्रक्रम में निम्नलिखित में से सहायता मिलती है, ऐसा कौन सा इसमें क्वेप में वो दे रखा ऑप्शन में जो हमारे पाचन में मदद करता है। किसमें मदद करता है मेरे भाई, पाचन में मदद करता है। देखो खनिज जो होते हैं वो जमीन से निकाले जाते हैं। खनिज हमारे शरीर में अनेक चीजों की मात्रा पूरी करता है, जैसे लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ऐसी हमारे पास होता है विटामिन, ऐसी हमारे पास होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या काम करता है, शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको स्टार्ट बंद करने और कंट्रोल करने का काम करता है। तो विटामिन क्या होता है, चीजों को बनाए रखने का काम करता है, डीएनए का आदि का संश्लेषण, मांसपेशियों को बनाए रखना, उनकी मरम्मत करना। लेकिन एक हमारे पास यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है बी, एंजाइम, जो पाचन प्रक्रम में सहायता करने में मदद करता है। तो मेरे भाई इसका उत्तर कौन सा सही होएगा, बी। कौन सा, बी, पाचन। जो एंजाइम, एंजाइम क्या करता है, काम होता है जो पाचन की, पाचन जो होता है उसमें मदद करता, पाचन में क्या करता, मदद करता। मांसपेशियों का जो संकुचन होता सुकेड़ने का, और उनका उनको भी कंट्रोल करके रखता। कोशिकाओं को विनिमय, विनिमय का मतलब होता है ट्रांसफर चीजों का, या उपापचय मरम्मत करने का भी काम करता। यदि मैं कहूं कि बताइए शरीर का, हमारे का नाम है एंजाइम का, हमारे शरीर में क्या काम है, जो पाचन क्रियाएं होती हैं, कौन सी मेरे भाई, पाचन क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। मांसपेशियों के संकुचन को, किसको मेरे भाई, मांसपेशियों, मांस जो पेशियां होती हैं, मांसपेशियों के संकुचन, मांसपेशियों के संकुचन को कंट्रोल करता है। कोशिका विनिमय के लिए काम करता है। किसका मेरे भाई, कोशिका विनिमय। किसका, कोशिका विनिमय। कोशिका विनिमय का काम करता है, या मरम्मत का भी काम करता है। ध्यान रखना, शरीर में मरम्मत का भी काम कौन करता है, एंजाइम। ये नहीं करता, और भी करते हैं, लेकिन शरीर में मरम्मत के लिए भी काम आता है कौन मेरे भाई, एंजाइम। बहुत सारे हमारे काम आते हैं। या फिर मैं इस चीज को भी कह सकता हूं, जो एंजाइम होते हैं शरीर में जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको तेज करने का भी काम करता है। जो रासायनिक प्रक्रिया होती हैं, कौन सी मेरे भाई, रासायनिक क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं। रासायनिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं शरीर में, रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं उनको क्या काम करता है मेरे भाई, तेज करने का या मंदा करने का भी काम कौन करता है, तेज या मंदा करने का भी काम कौन करता है मेरे भाई, एंजाइम ही करते हैं। कौन करते हैं, एंजाइम। सबसे ज्यादा जो एंजाइम का काम होता है, सबसे ज्यादा जो हमारे पास एंजाइम काम करता है शरीर में प्रतिक्रियाओं को, पहला काम ये होता है एंजाइम में, यदि जितना भी तुम खाना खाते हो उन सभी को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम कौन करता है। जो हमारे पास भोजन पेट में होता है, भोजन को जो छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम कौन करता है, एंजाइम। भोजन को छोटे छोटे भागों में मेरे भाई तोड़ने का काम कौन करता है, भागों में तोड़ने का काम
भागों में तोड़ने का काम कौन करता मेरे भाई? एंजाइम काम करता। अच्छा, हमारे कुछ एंजाइम हम जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से एंजाइम होते हैं जिनको आप जानते भी हो, एक हमारे पास एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम एमाइलेज। जिसको क्या नाम बोलते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च को पचाने में मददगार होता है। किसको मेरे भाई? स्टार्च को। किसको? स्टार्च को पचाने में या स्टार्च को तोड़ने में। ऐसे समझो, स्टार्च को पचाने में या स्टार्च को तोड़ने में मददगार कौन होता मेरे भाई? एमाइलेज। एक हमारे पास होता है लाइपेज। एक हमारे पास होता है जिसका नाम होता क्या? लाइपेज। लाइपेज क्या काम करता? फैट या वसा को, फैट नहीं मेरे भाई, फैट या वसा को। किसको मेरे भाई? फैट या वसा को, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा, जिसको कहते हैं चर्बी। चर्बी के नाम से भी जाना जाता है। क्या काम करता है? इसको पचाने का काम करता मेरे भाई। किसका काम करता है? इसको पचाने का काम करता है। ऐसे ही हमारे पास होता है एक प्रोस्टीज। एक हमारे पास एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टीज। एक हमारे पास होता है प्रोस्टीज। प्रोस्टीज किस काम आता है? प्रोटीन को पचाने के काम आता है। किसको मेरे भाई? प्रोटीन को पचाने के काम आता है। प्रोटीन को पचाने में मददगार होता है। प्रोटीन को पचाने में क्या होता है मेरे भाई? मददगार होता है। इसी में अगले कुछ क्वेश्चन देखो मेरे भाई। ये कह रहा है कि एमिनियोसिस किसकी एक विधि का नाम है? गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की, कृत्रिम गर्भधान का, एमिनो अम्ल अनुक्रम का पता लगाने की, गर्भपात प्रेरित करने का। तो मेरे भाई एमिनोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो माँ के पेट में गर्भ होता है, उस गर्भ में एक लिक्विड पाया जाता है जहां पर बच्चा रहता, उस लिक्विड को बाहर निकालने की प्रक्रिया और उस लिक्विड से फिर जानकारी इकट्ठा करना कि बच्चे में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, उसका डीएनए कैसा है, उसका आरएनए कैसा है, उसमें किसी प्रकार का कोई विभक्ति तो नहीं है, कोई जेनेटिक रोग तो नहीं है। उन सभी चीजों का पता लगाने के लिए गर्भ के शिशु की दशाओं का पता लगाने की क्रिया, उस लिक्विड को बाहर निकाल कर उसकी जानकारी निकालने की विधि को क्या बोला जाता है? एमिनोसियोटेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? आगे देखो हाइड्रो, ये कह रहा है कि हाइड्रोफाइड किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइड ऐसे पौधे होते हैं, हाइड्रोफाइड जो का नाम है समुद्र में, तालाबों में आदियों में, नहर तालाबों आदियों में पाए जाते हैं। ये कह रहा है एक जड़ रहित पौधा है, एक जलीय पौधे को मेरे भाई किसको बोला जाता है? जलीय पौधे को। जलीय पौधे को क्या बोला जाता है? हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। आगे देखो ये कह रहा है सूची एक को सूची दो से मिलान करिए। सूची एक का सूची दो से मिलान करिए। बहुलक किसे बोला जाता है मेरे भाई? आप जानते होंगे कि बहुलक पॉलीथीन होती है, फॉस्फोलिपिड लाइसिन होता है, एंजाइम एक लाइपेज होता है, हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन होता है, क्योंकि हार्मोन्स के कई प्रकार के होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बाकी आदि सभी ऐसे ही होते हैं। देखो मेरे भाई आगे देखो हमारे पास इसमें दिए हुए हैं, एक तो हमारे पास कौन सा बहुलक है, एंजाइम हार्मोन्स है। तो मेरे भाई इसके लिए उत्तर या ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए के लिए कौन सा बनेगा? एक बनेगा। बी के लिए कौन सा बनेगा? तीसरा बनेगा। सी के लिए कौन सा बनेगा? दूसरा बनेगा। और डी के लिए कौन सा बनेगा मेरे भाई? चौथा बनेगा। डी के लिए कौन सा बनेगा? चौथा। मुख्य रूप से इसकी बात देखिए, जो इसमें बहुलक होते हैं, बहुलक कौन कौन से होते हैं? अच्छा, बहुलक हमारे पास और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो मानव निर्मित भी होते हैं। एक तो हमारे पास बहुलक ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले बहुलक और मानव का नाम मानव निर्मित बहुलक दोनों अलग अलग होते हैं। यदि मैं आपको बताऊं कि जो बहुलक होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं और एक प्रकृति में पाए जाते हैं, मानव निर्मित कौन से होते हैं और प्रकृति में? देखो जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, क्योंकि आपको बहुलक का पता होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। जो प्रकृति में पाए जाते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं? प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया,
नेचुरल रबड़ हो गया। एक हमारे पास होता है कौन सा मेरे भाई, प्रोटीन। कौन सा, प्रोटीन। एक हमारे पास होता है सेल्यूलोज। ये वो हैं जो नेचुरल या कुदरत में पाए जाते हैं। एक हमारे पास होता है कौन सा मेरे भाई, स्टार्च। एक होता है स्टार्च और एक होता है हमारे पास नेचुरल रबड़, या जिसको मैं कह सकता हूँ रबड़, जो पेड़ से निकाली जाती है। अब मैं यदि कहूँ जो मानव निर्मित कौन कौन से होते हैं, कौन से मेरे भाई, मानव निर्मित। मानव निर्मित कौन कौन से होते हैं, क्या, बहुलक। एक हमारे पास होता है पॉलीथीन। कौन सा मेरे भाई, पॉलीथीन। पॉलीथीन आप जानते हो जो आप घरों में यूज करते हैं, उसमें भी दिया हुआ है पहला एग्जांपल कौन सा, पॉलीथीन। एक होता हमारे भाई नाइलॉन। नाइलॉन की जिनके टायर बनाए जाते हैं। एक हमारे पास होती है पीवीसी, जिनके बोर्ड या वायर बनाए जाते हैं। एक हमारे पास होती है बेकेलाइट। कौन सी होती है, बेकेलाइट, जिसको नाम बेकेलाइट। अच्छा, आपको बेकेलाइट याद रखना है। बेकेलाइट हमारे पास जो मोटरसाइकिल के पीछे के लाइट या शीशे बनाए जाते हैं वो बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। एक हमारे पास होती है सिंथेटिक रबड़, जिसको हम सिंथेटिक रबड़ के संश्लेषित रबड़ भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, संश्लेषित सिंथेटिक रबड़ जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संश्लेषित रबड़ भी बोला जाता है। अच्छा, ये हमारे पास दो प्रकार के हो गए, मानव निर्मित हो गए और एक प्रकृति में पाए जाने वाले हो गए। अच्छा, यदि मैं इसी में कहूँ ये प्राकृतिक हो गए और ये हो गए, यदि मैं कहूँ कि इसमें हमारे पास कुछ एंजाइम भी ऐसे होते हैं जो हम जिनको हम याद रख सकते हैं। अच्छा, एंजाइम जरा देखो, यदि मैं कहूँ इसी में एंजाइम, कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, एंजाइम एक तो हमारे पास होता है एमाइलेज। आप एक एंजाइम को जानते होगे, नाम सुना होगा आपने, जिसको हम जानते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं जिसको, एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या होता है, एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। इसमें काम करता है मेरे भाई, स्टार्च को शर्करा का मतलब होता है मीठे पदार्थ जो होते हैं मीठे, उसमें तोड़ने का काम करता है। ग्लाइकोज जैसे ये हो गए, शर्करा में तोड़ने का काम करता है। किसमें मेरे भाई, शर्करा में। दूसरा यदि पूछे कि बताइए एमाइलेज पाया कहाँ जाता है, तो सलाइवा जो लार होती है और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसी में पाया जाता है। किसमें मेरे भाई, एक तो सलाइवा में पाया जाता है और पाया जाता है पेरिस्टिक जो जूस होता है। कौन सा मेरे भाई, पेरिस्टिक जूस होता है। यदि सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है मेरे भाई, सलाइवा में पाया जाता है। किसमें, सलाइवा में। एक आपके पास एंजाइम होता है जिसको आप बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं मेरे भाई, लाइपेज। मैं इसके नाम ही लिख रहा हूँ। एक हमारे पास होता है माल्टोज, एक लाइपेज होता है। एक हमारे पास होता है मेरे भाई माल्टोज। कौन सा होता है, माल्टोज। एक होता है ट्रिप्सिन। एक होता है मेरे भाई ट्रिप्सिन। कौन सा, ट्रिप्सिन। एक होता है ट्रिप्सिन और एक पाया जाता है लैक्टोज और एक होता है पेप्सिन। एक हमारे पास होता है लैक्टोज और एक होता है हमारे भाई कौन सा, पेप्सिन। कौन सा होता है, पेप्सिन। ये वो है जिनको आप किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई, एंजाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं आप, एंजाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, एंजाइम के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसी में यदि मैं कहूँ आगे, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, इसी में हार्मोन्स भी हैं लेकिन ज्यादा रिपीटेड नहीं है। युक्त संकेत सपोर्ट न्यूमेरिक होता। तो मेरे भाई जो न्यूमेरिक भाषा होती है, जो भाषा असेंबली भाषा का मतलब होता है, असेंबली मतलब होता है मशीन। मशीन में हम कौन सी भाषा का यूज करते हैं, मशीन कोड होते हैं अलग अलग, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टा आदि ऐसी प्रकार के कुछ ऐसे कोड होते हैं जिनका किस में यूज करते हैं, वो मशीन, उनको बोला जाता है मशीन के कोड। अगला देखो, इसी में मेरे भाई क्वेश्चन ये करा, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, जावा, माउस, प्रोसेसर चिप या प्रिंटर। कौन सा मेरे भाई, जावा। एक ध्यान करो, जावा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी चीज को सर्च करने में। आगे देखो, इसी में माउस भी मेरे भाई क्या है, हार्डवेयर। प्रोसेसर चिप भी हाथ से टच करा जा सकता। बस यदि आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझ में ना आए तो इतना याद रखें, जिसको हाथ से छुआ जा सकता है वो हार्डवेयर और जिसको हाथ से छुआ नहीं जा सकता वो सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर माउस को भी छुआ जा सकता है, चिप को भी और प्रिंटर को भी, या जावा को छुआ जा सकता है। अच्छा, इसमें देखो संचार नेटवर्क के लिए करा, संचार में वर्ड में जितनी भी चीजें होती हैं जैविक और वैश्विक क्षेत्र में किसका यूज करा जाता है, तो किसका यूज करा जाता है, लैन का, वैन का या वेन का या मेन का। तो वैन का तो होने का नहीं है मेरे भाई, वैन का भी नहीं होने का, तो लैन का होगा, लाइन एरिया नेटवर्क। इसके लिए लाइन चाहिए मेरे भाई, किसके लिए चाहिए, लाइन चाहिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा मेरे भाई, लैन का मतलब होता है जो वायर से कनेक्टेड होती है। ये करा मेरे भाई वैन का, किसका, वैन का। ये होती है वायरलेस एरिया नेटवर्क, इसको बोलता है वायरलेस एरिया नेटवर्क।
सब वही कह रहा, संचार में नेटवर्क इसके प्रयोग द्वारा जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जानकारी करी जाती है, तो उसको होता है मेरे भाई, इसका सही आंसर कौन सा होता है, वायरलेस। कौन सा, इसको बोलते हैं हम वायरलेस, क्या, वायरलेस एरिया नेटवर्क, इसको बोला जाता है वायरलेस एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता। आगे देखो ये कह रहा है HTML में नोट सेट किसके लिए होता है, रेखा को प्रदर्शित करने के लिए, रेखा को गहरे धूसर और प्रदर्शित करने के लिए। आप कभी कंप्यूटर चलाओगे तो कंप्यूटर में PPT या MS वर्ड चलाओगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो शेड या शेडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि रेखा को डार्क या मोटा या कैसे करा जाता, तो रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करने के लिए नॉट शेड नो शेड का यूज करा जाता है, किसका, नो शेड का। तो मेरे लिए भाई आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन करवाएंगे आपको कल।